दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन देखिए, 39वां संशोधन, 40वां, 42वां या 44वां। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 44वां संशोधन। आप जान लीजिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था और इसके तहत मुख्य रूप से संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कई संशोधनों को परिवर्तन किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो दूसरा आपका सही है, एक गलत है। तो केवल और केवल दो सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 का जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया। इसलिए कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो ये था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है? तो उत्तर है संविधान के 52वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगाई गई और इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो सही उत्तर है 52वें संविधान संशोधन यानी 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान का 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान का जो प्राधिकृत हिंदी पाठ है उसको 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 में उसके शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया और अनुच्छेद 394 को अंतः स्थापित कर राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान संशोधन मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? तो आप जानते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा दोस्तों आप जान लीजिए मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो ये है आपका 69वां संविधान संशोधन। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, जो कि 1 फरवरी 1992 से प्रभावी है, इसके द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79वें संविधान संशोधन 1999 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, जिसे 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब देखिए, संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए तो बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो सही उत्तर है 79वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 93वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित क्या है? तो उत्तर है 93वां संविधान संशोधन विधेयक 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए, संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2001 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद 21 को अंततः स्थापित किया गया और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 क ट जोड़ा गया और ये संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? तो याद रखिएगा 2010 से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है और इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जो है संविधान में जोड़ा है? तो उत्तर है 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया?
तो सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया? तो याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन। दोस्तों 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांटा गया और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में क्रम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा और सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा? तो याद रखिएगा ये है 91वां संविधान संशोधन। दोस्तों 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था, लेकिन वर्ष 2003 में अधिनियमित 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक, राज्यों में 12 से कम नहीं तक निर्धारित की गई। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए और 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित की गई है? तो उत्तर है 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो ये है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण दिया गया है? तो सही उत्तर 93वां संविधान संशोधन। दोस्तों आप जान लीजिए कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19(1)(g) की कोई बात राज्य के नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध या उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है जिसके अंतर्गत निजी संस्थाएं भी हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से था? तो ये था सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। दोस्तों 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया और इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43(a) के बाद 43(b) सहकारी समितियों का संवर्धन और भाग 9(a) के बाद 9(b) में अनुच्छेद 243(ZH) से 243(ZT) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं को व्यावसायिक प्रबंधन, गठन और कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो सही उत्तर है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा 21 यानी 21। और ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर जो है सहकारी समिति के बोर्ड में जो संख्या के निदेशक होंगे उनकी अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो सही उत्तर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी माल और सेवा कर का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 में प्रभावी हुए थे और भारत में माल और सेवा कर का प्रारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 ये अनुच्छेद 164 में संशोधन करता है। संविधान का 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन की बात करता है और संविधान का 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ये 8वीं अनुसूची में संशोधन और संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। तो देखिए सीधे सीधे सुमेलन है 1, 2, 3 और 4 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो सही उत्तर है 105वां संशोधन अधिनियम। संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा द्वारा 10 अगस्त 2021 को, राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया और इसे 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342 में संशोधन करके राज्यों और संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 भी और 366 में भी अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में सुमेलित कीजिए। देखिए गोलकनाथवाद 1967 का है, याद रखिएगा। केशवानंद भारतीवाद आपको याद होगा 1973 का है। 24वां संविधान संशोधन दोस्तों 1971 का है और 42वां संविधान संशोधन हमारे सभी साथियों को याद है 1976। तो क्रम में क्या हो जाएगा 1, 3, 2, 4। देखिए 1, 3, 2, 4, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। दोस्तों सबसे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थीं और इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में लाया गया था। अगला प्रश्न है केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है? तो सही उत्तर है केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। और देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वो ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। और इसके बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था कब? तो उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। अगला है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो सही उत्तर है संसद।
और देखिए भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं और अनिवार्य होते हैं कि उनका निराकरण या उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में अपने फैसले में ये स्पष्ट किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो सही उत्तर है 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दोस्तों संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31 ग के तहत ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कानून इस कारण निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के जो है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो ये गलत है। और दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो केवल दोस्तों 2 आपका सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य कब बना था? तो याद रखिएगा, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा नया राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन 1974। दोस्तों संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ का सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया और अनुच्छेद 371 एफ के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए थे। अगला प्रश्न है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल सही है। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, सही है। और इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संविधान के 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सही उत्तर है 53वां संविधान संशोधन। दोस्तों 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो उत्तर है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। आप जान लीजिए संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। हालांकि 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण ये विधेयक व्यापगत हो गया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन क्रियान्वित हो चुके हैं? तो 98। दोस्तों भारत में 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है, जबकि अब तक जनवरी 2023 तक भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया था।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्रमुख संविधान संशोधनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रिवाइज किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।